हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम क्या देख रहे थे, पॉलिटी देखे, करेंट अफेयर्स देखे, उसके बाद ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखे। लेकिन आज हिस्ट्री के पहला चैप्टर से कब, कहां और कैसे, मतलब ये जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है, हिस्ट्री में सबसे आगे क्या हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री के सोर्स, स्रोत के बारे में कहने का मतलब कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री को अगर, इतिहास को अगर डिफाइन कीजिएगा तो ये इतिहास क्या है, वर्तमान और भूत के बीच निरंतर क्या है, मतलब संवाद है। कहने का मतलब कि हिस्ट्री अगर कहें तो हिस्ट्री से हम लोग कई चीज सीखते हैं। कहने का मतलब कि हिस्ट्री से ये भी सीखते हैं कि जो वर्तमान है उसे कैसे बेहतर बनाए। तो इतिहास में सबसे आगे स्रोत में पढ़ते हैं, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक रिलीजियस और एक क्या होते हैं, नॉन रिलीजियस। मतलब सबसे आगे अगर स्रोत देखिएगा तो स्रोत में सबसे आगे क्या देखते हैं कि एक स्रोत जो होता है एक खुदाई से प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और एक को लिटरेरी सोर्स कहते हैं, जिसमें क्या लिटरेचर, और लिटरेचर को दो पार्ट में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जैसे इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख है सब, उसके बाद क्या क्वाइन सिक्का, जैसे सिक्का कहीं से मिला तो कैसे इतिहास जानेंगे, तो सिक्का पे डेट होता है। सिक्का अगर सोना का बना है बताएंगे बड़ा प्रोस्पेरियस था, मतलब वो साम्राज्य बहुत अच्छा था। अगर सिक्का कोई जैसे कांसा का मिल जाए या तांबा का मिल जाए तो क्या कहेंगे, सिंपल टाइप का डायनेस्टी था। उसके बाद सिक्का से राजा के, जैसे मानिए कि इंडिया का जो क्वाइन मेसोपोटामिया से और मेसोपोटामिया का क्वाइन इंडिया से मिला है, तो ये क्या पता चलता है कि इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड रिलेशन था, व्यापार संबंध था। उसके बाद और क्या हम लोग उसके बाद लिटरेचर से जानते हैं। लिटरेचर को कई पार्ट में बांट देते हैं, जैसे एक रिलीजियस बुक होते हैं जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, और एक नॉन रिलीजियस सेकुलर बुक होते हैं जो जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। उसके बाद कलहन का राजतरंगिणी, जिसमें क्या बताया गया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, वो भी नॉन रिलीजियस सोर्स है। और कई क्या होते हैं, ट्रैवलर अकाउंट होते हैं जो तीर्थ यात्री आते हैं, जैसे फाहियान, ईद सिंह या वास्को डी गामा भी आया था, वो भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन, मेगास्थनी जो अपने इंडिका में लिखता है। उसके बाद इब्न बतूता, इस सारा जो आता है कई बुक से लिखते हैं, और इसमें क्या चर्चा करता है, भारत के राजनीतिक व्यवस्था, भारत का सामाजिक व्यवस्था कैसा था। तो इसी में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का मेन कारण है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सिटी थे, मतलब जब खुदाई हुआ तो सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया में मिले, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहे। और हड़प्पा पहला शहर था जिसकी खुदाई हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसी कारण जैसा इतिहास में ऐसा रूल माना गया कि अगर जो सबसे पहले टाउन मिला उसी के नाम पे हम लोग रख दिए हड़प्पा सभ्यता। तो इंडस वैली क्यों बोले, क्योंकि आरंभ में सारे स्थल कहाँ थे, सिंधु नदी के किनारे। इसी कारण तो जैसे मेसोपोटामिया भी किसी नदी के किनारे, मिस्र तो नील नदी के कारण, चीन, तो सारे जो सभ्यता प्राचीन सभ्यता थे कोई ना कोई नदी के किनारे, क्योंकि नदी का बड़ा महत्व होता है। जल हमारे लिए कई, जैसे वॉशिंग या इरिगेशन ऑफ फील्ड, कई चीज के लिए जरूरी होता है, तो नदी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा पहले देखते हैं, सबसे पहले गेहूं फसल को उपजाए थे, गेहूं और जौ, जिसको आगे भी पढ़ते हैं। सब प्रथम मनुष्य गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किए 8000 वर्ष पहले। इन फसलों को उपजाने का कार्य खुलेआम, कहने का मतलब कि अलग अलग पहाड़ी वाले हिलथर, मतलब जो हिमालय के वाले एरिया में था। गेहूं और जो जौ था उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में कहां है, बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार क्या है, चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, कबीर नगर से
और लहुरा द्वीप से मिला है, जो क्या माना जाता है कि 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं, मतलब पहले के हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, गारो तथा मध्य भारत के विंध्यन रेंज, जैसे जब इधर आइएगा तो विंध्यन रेंज है, पहाड़ी क्षेत्र में अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि के विकास हुआ था। अब जैसे देखिए मेहरगढ़ यहाँ पे है, उसके बाद देखिए हड़प्पा यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है, लहरुआ देव यहाँ है, और यहाँ पे कौन, नर्मदा नदी है, क्योंकि माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अंततः यहीं तक फैली थी। उसके बाद देखिए नर्मदा नदी के नजदीक कई हजार वर्ष पहले लोग रहते थे, मतलब वो कैसा थे, खानाबदोश थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या होते थे, भटकते रहते थे। किसके लिए, तो अपने मतलब नेसेसिटी के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकास में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल जो कहा जाता है, सबसे मान्य टाइम है 2500 से 1750 माना जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई थी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे गंगा नदी और ये मगध साम्राज्य। जब हम लोग देखेंगे क्या 16 महाजनपद के बारे में, और उस सारे महाजनपद में सबसे मजबूत मगध, और मगध पे क्या होता है, हर्यक डायनेस्टी। जैसे सबसे आगे दुकान देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब उससे पहले स्टोन एज, पाषाण काल, और पाषाण काल को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लैटर वैदिक और अर्ली वैदिक। मतलब इसको जो लैटर वैदिक है, अर्ली वैदिक को हम लोग केवल किससे जानते हैं, एक वेद से जानते हैं। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हम लोग अर्ली वैदिक को, और लैटर वैदिक में तीनों, मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल करते हैं। फिर महाजनपद, और 16 महाजनपद थे। जैसे कई गांव मिले तो एक जन बनाए, कई जन मिले तो जनपद बनाए, कई जनपद मिले तो महाजनपद बनाए, और कई महाजनपद मिलके एक साम्राज्य का निर्माण करते हैं, और फिर क्या होता है, अखंड भारत बनता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में एवं इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, मतलब मगध के नाम से जानते थे। मगध प्राचीन काल में मतलब पहला बड़ा राज्य था, तथा इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन में नगरों का विस्तार यही सब एरिया में था। आगे क्या कह रहा है, सो देख रहे हैं, जिसमें मगध राज का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। भारत के क्षेत्र में, मतलब इसका संदर्भ में इसके कुछ जैसे देखिए उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, मतलब ये जो थे यूनानी, ये सिंधु अथवा उसके सहायक नदी से आए थे। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इनका समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व लिखा गया था। बाद में इसको इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग भारत देश के लिए किया जाता है। भरत एक राजा थे, महान राजा थे। वो क्या किए थे, इंडिया के यूनाइट किए थे, इसी कारण किया गया था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और अन्य नाम जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते आप सुनते होंगे। आगे क्या कह रहा है, पांडुलिपि के संदर्भ में अतीत में हाथ से लिखी गई लिपियों को पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताएं कि इतिहास जानने के लिए अभिलेख का, इतिहास जानने के लिए सिक्का का प्रयोग करते हैं। तो क्वाइन का मतलब इंग्लिश में सिक्का को क्वाइन कहते हैं, और क्वाइन के अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूस्मेटिक कहा जाता है, और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और इसी के द्वारा हम लोग अलग अलग साम्राज्य के बारे में जानते हैं।
पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पे काट कर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था। और आज देखते होंगे लोग जंतर ये सब पहनते हैं, उसमें उसी भोजपत्र का यूज किया जाता है। पांडुलिपियां मंदिर और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पे होते थे। साथ ही पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में जैसे संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में मिलते हैं। अब कह रहा है अभिलेख के संदर्भ में क्या होता था, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। जैसे आज क्या करते हैं, हमें कुछ प्रचार करवाना होता है, होर्डिंग बोर्डिंग ये सब लगवाते हैं, वैसे ही राजा क्या करते थे, राजा अलग अलग जगह इंस्क्रिप्शन लगवा देते थे और उस पर अपना अध्यादेश जारी कर देते थे कि जैसे जब हम लोग अशोका पढ़ेंगे तो अशोका के 14 लार्ज पिलर पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे किसी में राजा अशोक क्या कहा है कि मैं देव नाम प्रियदर्शी यह आदेश देता हूं अलग अलग तरह का कि मेरे राज में हिरण नहीं मारे जाएंगे, सारे प्रजा जो जितने सब्जेक्ट्स हैं मेरे क्या है एज लाइक एज सन एंड डॉटर हैं। तो ये सब राजा के द्वारा कहा गया आदेश था, तो यही किया जाता था। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे वस्तुओं पर उत्कृष्ट करवाया जाता था, उत्कीर्ण करवाया जाता था, अभिलेख कहलाता था। और उसके बाद क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है अशोक का गांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में है। और इनके अन्य महत्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व तथा उनके बाद वाले, जैसे मानिए ना कि एक सर्टेन पीरियड मान लेते हैं, जैसे दो चीज यूज करते हैं, एक बीसी और एक एडी। बीसी का मतलब होता है बैक ऑफ क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के, ईसा के जन्म के पहले, और एडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है अन्ना डोमिन, और इसका मतलब होता है उनके जन्म, मतलब गॉड के आफ्टर द बर्थ ऑफ गॉड, मतलब गॉड के जन्म, मतलब ईसा के जन्म के बाद वाले पीरियड को एडी यूज करते हैं। अब देखिएगा इसमें किसी का जन्म अगर 540 में हो रहा है तो मृत्यु के समय देखेगा 480 समथिंग जितना में हो, मतलब ये पीछे की ओर बैक जाएगा। कहने का मतलब एक सर्टेन टाइम मान लीजिए, मानिए कि 0 और ऐसे करके है। अब इससे आगे यहाँ 0 आएगा, अब यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो गया और इसके बाद वाले पीरियड को एडी कहेंगे और इसके पहले वाले को बीसी कहेंगे, बैक ऑफ क्रिस्ट। और ये आफ्टर डेथ ना क्या होगा अन्ना डोमिन, और जिसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ गॉड क्रिस्ट। आगे क्या कह रहा है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है। नोट, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर द क्रिस्ट बीसी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है सो देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, हिंदी में वर्तमान में तिथियों का प्रयोग ईसा के चलन में, मतलब अंग्रेजी में एडी अन्ना डोमिन के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब बीसी बिफोर द कॉमन एरा, और एडी या सी कहते हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा के रूप में सिक्कों का एक शुरुआत सबसे पहले प्राचीन विश्व मतलब 600 ईसा पूर्व में हुई थी। बंद करो। उसके बाद पुरातत्व स्थल जो थे, जिन स्थानों से ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्थल कहते हैं। तो ये क्या था, ऑल अबाउट किसके बारे में, तो हिस्ट्री के बारे में। कहने का मतलब कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग जाने कि कैसे कैसे हिस्ट्री के जो प्राचीन भारत का इतिहास था इसके बारे में। तो क्या पहले जाने कि हम लोग जो इतिहास है, इतिहास क्या होता है, भूत और वर्तमान के बीच अध्ययन, और इसमें क्या किया जाता है, हम लोग अलग अलग चीज के बारे में जानते हैं। तो यहीं पे हिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।